हम जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इफ दे वांट टू मूव फ्रॉम वन नेशन टू एन अदर नेशन, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ अगर कोई मूव करना चाहता है एज एम्प्लॉय, तो एज एन एक्सपैट्रिएट का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पाकिस्तान की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो बाहर किसी दूसरी कंपनी में उसी सेम कंपनी के अंदर, फर्ज करो यूएसए में, यूके में, इंडिया में या किसी और मुल्क में जाना चाहता है, या उसे कंपनी भेज रही है, तो वेदर ही आर शी एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर, तो उसे पता होना चाहिए कि जब वो बाहर जाते हैं तो व्हाट are the basically problems he or she will face when he shift his residency from one country to another country। तो किस तरह जो है उसमें इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक रोल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल is related to the staffing policy. Staffing policy mean how can a company can shift, transfer one individual from one country to another country। तो इसमें स्टाफिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर selecting individuals with the requisite skills to do a particular job। तो स्टाफिंग के दौरान के किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट करना जो कि जिसको आप बाहर किसी कंपनी में, यानी अपनी कंपनी में बाहर जो आपकी सब्सिडरी है उसमें अगर आप उसे भेजना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिकली आपने जो चीज़ें देखनी है एज ए कॉम्पिटेंसी उस बंदे के अंदर, या एज ए स्किल्स, वो क्या पॉसिबल स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज टूल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग कल्चर। कि आमतौर पर जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो कल्चर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखना जरूरी है कि वेदर जिस बंदे को आप शिफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, he or she can be adjustable in that specific culture, or have you given any training related to that। तो इन सारी एरियाज को जो है वो देखना जरूरी है। तो पहली चीज, जब आप किसी को भी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो देखनी होती है वो ये है कि जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उस बंदे की स्किल्स। नंबर टू, द एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक कल्चर। Then we have this metric strategy, structure and control system। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज जो है वो क्या होती हैं, और स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में 3 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसमें मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल है। इंटरनेशनल का मतलब है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दो कंट्री में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। ग्लोबल का मतलब है ओवरऑल तमाम कंट्री में आपका बिजनेस है। एंड ट्रांजैक्शनल का मतलब है आमतौर पर जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं जो कि ज़्यादातर कंट्रीज में काम कर रही होती है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग डिसीजन जो है वो किस तरह होता है। तो मल्टी डोमेस्टिक अगर कोई स्ट्रैटेजी है कंपनी की, तो उसमें आम तौर पर जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। फर्ज करो कि आपकी जो कंपनी है वो मुख्तलिफ जगहों पर और उसकी जिन जिन कंट्री के अंदर जो है वो काम कर रही है, वहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो उनके कल्चर हैं और अलग अलग लॉज हैं। और कंपनी ये चाहती है कि वहाँ जाकर जो है वो
वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए। तो मल्टी डोमेस्टिक में जो जिस कंट्री में लोग होते हैं, उनको ज़्यादा पावर देने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए फिर आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो डिसेंट्रलाइज़्ड होती हैं। मतलब हर कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं, उनको पावर होती है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री में आप हैं, दूसरी कंट्री में आपकी फर्म है, तो फिर जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, वो आमतौर पर सेंट्रलाइज़्ड हेड ऑफिस के अंदर होती हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, वो डिसेंट्रलाइज़ कर देते हैं। इसी तरह ग्लोबल में थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेंट्रलाइज़्ड होती हैं और बाकी ज़्यादातर चीज़ें डिसेंट्रलाइज़्ड होती हैं, अदरवाइज़ काम नहीं चलता। और अगर कोई ट्रांजैक्शनल पॉलिसी पर है तो फिर इसमें आमतौर पर मिक्स सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल मैट्रिक्स होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कितना डिसेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं और कितना डिसेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में ये है कि वर्ल्ड वाइड एरिया स्ट्रक्चर जो है, पूरे दुनिया के अंदर स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है और प्रोडक्शन डिवीजन इंटरनेशनल में प्रोडक्शन डिवीजन भी वर्ल्ड वाइड होते हैं। इसी तरह ग्लोबल में भी वर्ल्ड वाइड होते हैं और ट्रांजैक्शनल के अंदर जो है वो उसके अंदर इनफॉर्मल मैटर्स होते हैं, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता। ये डिपेंड करता है जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी या कोई लो कॉस्ट चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग जो है कर रहे होते हैं। इसी तरह नीड फॉर कोऑर्डिनेशन जो है जहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी चलाएँगे, वहाँ पर डेफ़िनिटली आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर सेंट्रलाइज़्ड चीज़ें होंगी, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये यही है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज़ कर रहे हैं तो लो, और अगर जैसे-जैसे आपकी चीज़ें सेंट्रलाइज़ की तरफ बढ़ेंगे, तो वो हाइली जो है वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। मैकेनिज़्म जो है वो आपके जो बने हुए हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, मतलब अ, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो आपके इंटीग्रेटेड होने चाहिए या इंटीग्रेटेड नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पे डेफ़िनेटली डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, वहाँ पे तो इंटीग्रेटेड नहीं होने चाहिए, और जहाँ पर जैसे-जैसे आप सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की तरफ आएँगे, तो डेफ़िनेटली फिर इंटीग्रेशन का क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे-जैसे सेंट्रलाइज़ की तरफ जाएँगे, इंटीग्रेशन ज़्यादा ज़रूरत होगी। कंट्रोल के लिए भी यही सूरत हाल है कि अगर आप कंट्रोल कल्चर और बाकी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आप सेंट्रलाइज़्ड पॉलिसी की तरफ जाएँगे। अगर आप उन पर कंट्रोल नहीं रखना चाहते, तो फिर आप डिसेंट्रलाइज़्ड पॉलिसी की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे-जैसे सेंट्रलाइज़्ड पॉलिसी होती है, उसी तरह आपकी चीज़ें ज़रा उसकी इंटीग्रेशन, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसका कंट्रोल बढ़ जाता है। जैसे आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ करते चले जाएँगे, उस वक़्त आपका कंट्रोल जो है, वो कम से कम होता चला जाएगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टाफिंग पॉलिसीज़। जब स्टाफिंग करते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं जब, तो उस वक़्त कितने टाइप्स की रिक्रूटमेंट होती है जब मल्टीनेशनल फर्म में जाते हैं, तो 3 टाइप्स की रिक्रूटमेंट होती है। एक एथनोसेंट्रिक होती है, एक पॉलीसेंट्रिक होती है और एक जियोसेंट्रिक होती है। एथनोसेंट्रिक में ये है कि जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वो जो पैरेंट कंट्री होता है, पैरेंट कंट्री क्या होता है? पैरेंट कंट्री वो होता है जिस कंट्री में आपकी फर्म का हेड ऑफिस है। तो जिस कंट्री में जिस जहाँ से उसकी ओरिजिनेशन है, जिस कंट्री से, वो कंट्री उसका पैरेंट कंट्री कहलाता है। तो जब वो अपने ऑपरेशन को एक दूसरे मुल्क में सेंड करेंगे या वहाँ पे अपना कोई सब्सिडरी खोलेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ जो की पोजीशन पर लोग बैठे हुए होंगे, वो हेड ऑफिस के नेशनल्स होंगे। मतलब अगर पाकिस्तानी कोई कंपनी है, वो बाहर जाकर कोई ऑपरेशन करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट में लोग होंगे, वो पाकिस्तान के ही होंगे। इसी तरह कोई यूरोपियन कंट्री है, जैसा कि स्विट्जरलैंड की कोई, अगर जैसे यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर का जो ऑपरेशन है, अगर वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच पर बिलीव करते हैं, तो वो जो मेन उसके लोग होंगे टॉप पोजीशन पर, वो स्विट्जरलैंड के होंगे और बाकी जो लोग होंगे वो फिर पाकिस्तान से या बाकी दूसरे कंट्री से ले सकते हैं। इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक ये होता है कि
जिस कंट्री में आप अपनी सब्सिडरी खोलने जा रहे हैं, उस कंट्री के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनको की पोजीशन जो है वो दी जाती हैं। फर्ज़ करो कि पाकिस्तान ने कोई फ़र्म जो है, पाकिस्तानी कंपनी ने कोई फ़र्म जो है अपनी बांग्लादेश में खोली, तो बांग्लादेशी जो है दे आर बेसिकली ऑन द की पोजीशंस, और जो बाकी लोग हैं उन वो बाकी पोजीशन पर किसी और को भी रख सकते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है होस्ट कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं, वो सब्सिडियरी को मैनेज करते हैं, और हेड ऑफिस में जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो हेड ऑफिस की पोजीशन पर बैठे होते हैं और वो वहाँ से उसे मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन सब्सिडियरी को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसी कंट्री के होते हैं। इसी तरह जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक बेसिकली इट्स अ ओपन, कि कोई भी बंदा, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भई वो पाकि जिस मुल्क की वो कंपनी है, उस मुल्क के लोग ही उसे उसके उनके पास ही की पोजीशन होंगी, या जिस मुल्क में काम करती है उस मुल्क के लोगों की पोजीशंस होंगी। लेकिन जियो सेंटेक में ये है कि भाई जो कैपेबल होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से मिल जाए, वो आपके नेशन का हो या जिस कंट्री में आपकी ऑपरेशन है उस कंट्री का हो या ना हो, वो आप किसी भी दूसरे नेशनैलिटी से लोगों को ले सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं उनके कुछ रूल्स भी होते हैं कि इतना परसेंट जो लोग हैं आपने हमारे ही मुल्क से लेना है। जैसे सऊदी अरेबिया का कुछ कानून है। इसी तरह दूसरे कुछ ममालिक के कवानीन है जिसके अंदर आप उनके जो नेशनल है उनको आप की पोज़ीशंस देंगे, या फिर उनको आप जो है कोटा एक होता है, उस कोटा के अंदर इतने जो पोज़ीशंस हैं वो आपने उन्हें देनी है। जी, कोई सवाल आपका? इन 3 अप्रोचेज़ के ऊपर, जो स्टाफिंग के 3 सर टाइप्स हैं। जी। सर गूगल का सीईओ इंडियन है, तो आप कह सकते हैं ये जियो सेंट्रिक पॉलिसी है उनकी। तो गूगल बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गूगल क्योंकि इंडिया की कंपनी नहीं है, इस वजह से अगर उसके सीईओ जो है वो इंडियन है, तो दे कैन बेसिकली गो विद द जियोसेंट्रिक पॉलिसी। जो सर बड़ी वो कम नेशनल है, नेशनलिटी उसकी अमेरिकन है, तो अगर नेशनैलिटी ये अमेरिकन है, तो एथनोसेंट्रिक फिर में आप नहीं ये आएगा। नहीं कह सकते ना कि भई वो इंडिया का है। जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये है कि उसकी एथनिसिटी से उसका कोई रिलेशन है। नहीं, नहीं, उसका देखिए, उसकी असल जो नेशनैलिटी है ना, उसकी बात हो रही है। अगर उसके पास यूएसए की नेशनैलिटी है, तो इसका मतलब है वो यूएसए का नेशनल है, वहीं का सिटीज़न जो है वो है। ठीक है? तो वो उसकी बेस पर उसे मिल सकता है बिल्कुल। ओके। बहरहाल ये तीनों पॉलिसीज़ हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये कंपनी इन तीनों पॉलिसीज़ में से कोई भी पॉलिसी जो है, वो पिक कर सकती है। तो बड़ी जो कंपनियाँ हैं आम तौर पर उनकी कोशिश यही होती है कि भई वो जो है दुनिया में कोई भी अच्छे लोग हैं वो मिल जाएँ, तो उनको की पोज़ीशन पर जो है बिठा सकते हैं। बाकी ये जो नए-नए एप्लीकेशंस होते हैं ना, उनके लिए होता है ये कि भई वो फिर इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। बाद लोगों के कंट्री की तरफ से भी कुछ बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को भी सामने रखकर आपको करना होता है। ओके, कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंपैरिज़न है, कंपैरिज़न ऑफ स्टाफिंग अप्रोचेस कि एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोप्रिएटनेस ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल फर्म है जिसके 2 ही कंट्री के अंदर जो है वो आमतौर पर बिज़नेसेस हैं, तो वो आप एथनोसेंट्रिक की तरफ जा सकते हैं। अगर मल्टी डोमेस्टिक आप काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि भई हर कंट्री के अंदर जो बंदा है वो उस कल्चर और उसी से वाकिफ़ होना चाहिए, तो और आपके पास जो है वो डिफरेंट कल्चर के लोग होने चाहिए, तो यू कैन गो विद दी पॉलीसेंट्रिक, के उसी कंट्री के अंदर रहते हुए जिस कंट्री में वो है वहाँ के लोगों को लेना चाहिए। इसी तरह जियोसेंट्रिक में ये है कि इसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शनल या ग्लोबल पॉलिसी जो है उसके ऊपर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तो आप फिर उसके लिए आपको जियोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो इन तीनों की अपने-अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि पहले का एथ्रोसेंट्रिक का जो एडवांटेज है वो ये है कि आप जो है ओवरकम द लैक ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स होस्ट नेशन। तो जिस
कंट्री के अंदर जो है वो ये हो सकता है कि आप उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको अच्छे लोग ना मिलें। तो आप अपने पैरेंट कंट्री से जो है उन लोगों को भेज देते हैं। दूसरा ये है कि यूनिफाइड कल्चर होता है, क्योंकि जो आपकी कंपनी का कल्चर आपके पैरेंट कंट्री के अंदर है, वही दूसरे कंट्री के अंदर जो है हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो हेल्प ट्रांसफर कोर कॉम्पिटेंसी, तो जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है जिसकी बेस पर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे होते हैं, वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है दूसरे कंट्री के अंदर। अदरवाइज़ फिर नई सिरे से काम करना होगा। डिसएडवांटेज ये है कि जिस कंट्री में आपने अपनी कंपनी खोली है, वहाँ के जो लोग हैं, अब वहाँ उसमें डीमोटिवेशन होगी। वो लोग जो है रीसेंटिमेंट जो है उनके अंदर जो है प्रोड्यूस होगा कि भई हमारे मुल्क में ये कंपनी है और यहाँ पर जो है वो हमें कोई पोजीशन नहीं मिलती है। तो ये एक मसला होता है जिसकी वजह से कंपनी के लिए प्रॉब्लम होता है। कैन लीड टू दी कल्चरल, इसमें ये होगा कि भाई वो भी होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपका कल्चर है वही कल्चर आपकी कंट्री का दूसरी जगहों पे भी वही हो रहा होगा। तो लोग ये कहेंगे ये जी क्योंकि ये पाकिस्तानी फर्म है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का कल्चर ये लोग लेकर आ गए हैं। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसी तरह जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है उसके अंदर जो है अ, इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो कल्चर के प्रॉब्लम थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहीं के जो लोग हैं उनको ही पोजीशन दी जाएंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रैटेजी की वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, क्योंकि वहीं के लोगों को वहीं से आप हायर करेंगे, बाहर से मंगाने की और उनके ऊपर पैसा खर्च करने की, ट्रेनिंग की अदर कास्ट नहीं होगी आपकी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि मोबिलिटी कम होगी करियर की, कि वो उसी कंट्री में आमतौर पर रहेंगे, दूसरे कंट्री में वो लोग नहीं जाएँगे। और ये भी होगा कि वो